बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में डीएनए टीम हाज़िर है। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला तरीन सतह की क़यादत यानी आसफ अली ज़रदारी और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दूसरे जो अहम लीडरान थे, उन्होंने एक अहम मीटिंग में दुबई में फ़ैसला किया और जिसका रात ऐलान किया गया कि वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह आज किसी वक्त अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे और उनकी जगह नए वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो किया जाएगा। गालबन सैयद मुराद अली शाह जो सूबाई वज़ीर ख़जाना है, जो रिलेटिवली यंगर हैं, उनको आगे लाया जा रहा है, क्योंकि सैयद कायम अली शाह बीबे इंसान है, दयानतदार पॉलिटिशियन है, लंबा तजर्बा है और पीपल्स पार्टी से कमिटमेंट भी उनकी बहुत लंबी है और दयानतदारी के लिए मशहूर है। लेकिन एक उनकी एज और उनकी एक्टिविटी और उनका बाज़ औक़ात सोते सोते गुफ्तगू करना और गुफ्तगू करते करते सो जाना यानी काफ़ी काबिल एतराज़ समझा जाता रहा। नए वज़ीर आला ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमने मौला बख्श चांडियो जो मशीर हैं वज़ीर आला सिंध के इतलात से मुतल्लिक़, पीपल्स पार्टी के नुमाया और कमिटेड लीडर है और वफाक में पहले वज़ीर कानून रह चुके हैं और बड़े मरंजा गुडी टाइप और किसी के अंगूठे पर पाँव ना रखने वाले इंसान हैं। उनको हमने ज़हमत दिया है कि जब अब के सिंध में अमन हो गया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इस वक्त अचानक सैयद कायम अली शाह से क्या कसूर सरजद हुआ या जुर्म हुआ या गुनाह हुआ, पार्टी ने उनको उठा के अनसेरेमोनियसली बाहर फेंक दिया। इसका जवाब दें। आप सीधी बात करें, आप ये पूछ रहे हैं चांडियो साहब से कि उनको कुर्बानी का बकरा क्यों कर बनाया जी? क्यों जी, दसो हुण यार दस रहा वा, जरा तुम भी तो सुनो सबर करके मैनू मौका तो दियो, मैं दसा तुहानू। जी सर। पहली बात तो ये कि मैं इस बात की तरदीद करता हूँ कि उसको बकरा बनाया जा रहा है या उसको पार्टी से निकाल के फेंका जा रहा है। नहीं, छुरी तो फेर रहे हैं, बातें दुरुस्त नहीं होगी। देखिए सर निज़ामी साहब, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये तब्दीलियाँ मामूल का हिस्सा है। वजारत में तब्दील लाना, चीफ मिनिस्टर को तब्दील करना, ये कोई अचंभे की बात नहीं हुआ करती और ये तब्दीलियाँ ज़रूरी नहीं कि सज़ा के तौर पर भी हों। ये पार्टी का क़यादत का इस्तेहकाक है कि वो वक्त के मुताबिक तब्दीलियाँ लाएँ, वजारत में लाएँ, कायदे अवान असम्बली के तब्दील करें। जो भी मशावरत के साथ वो फ़ैसला कर रहे हैं, फ़ैसला दुरुस्त है। पार्टी को उनको फ़ैसले को आमना सदक ना कहना है, मशावरत वो करते हैं। वक्त कौन सा है ये भी क़यादत के तदब्बर और शऊर पर ही मुनहसर होता है कि वो किस वक्त वो फ़ैसला करते हैं। मेरे ख्याल में ये कोई सज़ा नहीं है। शाह साहब इंतहाई मेहनती पार्टी के रहनुमा और खुशनसीब इंसान हैं, 3 बार सिंध के वज़ीर आला रहे हैं और अभी भी कोई उन पर ऐसे इल्ज़ामात नहीं हैं जिनके नतीजे में उनकी कोई तब्दीली आई है। हालात हैं और बहुत सारी बातें, लेकिन ये पार्टी कायद का हक़ है, इस्तेहकाक है कि किस वक्त कौन सी तब्दील लाते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अरे ठीक है चांडियो साहब, असल में बात ये टाइमिंग ऐसी है ना कि अभी चंद हफ्ते रह गए हैं ईद कुर्बान को, तो आपने उनकी कुर्बानी दे दी है। आम तौर पे जो मीडिया के ज़रिए इतलात पहुँच रही है हमारे तक, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं सिंध के, उस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब खुश नहीं थे कायम अली शाह साहब से, और वो थोड़ी समझ भी आती है कि शाह साहब जो हैं उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का इजहार इनके नाना जान के साथ किया था बिलावल साहब के, और काबीना में भी शामिल थे उनकी। तो उस लिहाज से ये एक जनरेशनल गैप तो अपनी जगह पर मौजूद है और मुझे लगता है कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जब अपनी क़यादत का सिक्का जमाया था तो उन्होंने भी अंकल से छुटकारा हासिल किया था। तो ये कायम अली शाह साहब पहले अंकल साबित हो गए इस हवाले से। मैं आपकी बहुत सारी बातों को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, जनरेशन गैप के फ़लसफ़े को भी समझता हूँ, मानता हूँ और ये भी मैं कबूल करता हूँ कि क़यादत जब तब्दील होती है तो अपने हल्के अहबाब में भी तब्दीलियाँ लाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कि उनको किसी बात की वजह से या अनकल होने की वजह से, हरगिज़ नहीं।
अभी भी हमारी पार्टी की तंजीम नौ के सिलसिले में थोड़े दिन में इजलास होते रहे तो बिलावल साहब इनको बुलाकर अपने साथ बिठाते थे। हमें हिदायत थी जो 5 रुकनी कमेटी है कि हम सीएम साहब के साथ राब्ते में रहें, क्योंकि वो सदर रह चुके 2-3 बार, तो उनसे राब्ता रहे और उनसे मशावरत के साथ तंजीम हो। उनको न अलग किया गया है न फेंका गया है, हालात के मुताबिक फ़ैसला हुआ है। तो पार्टी को हक, जैसे मैंने कहा ये पार्टी का हक है, लेकिन हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं शाह साहब को। मैं पहले भी आपसे कहा कि खुश नसीब इंसान है, उन्होंने इतनी बड़ी खिदमत की, इतने कई साल चले, उनके भुट्टो साहब के साथ चले, बीबी के साथ चले, ये दुरुस्त है। लेकिन बिलावल साहब आए और अपने वालिद साहब के मशावरत के साथ उनके साए में काम कर रहे हैं, यकीनन उनकी मुशावरत उनके साथ है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को मानता हूँ, बिलावल साहब चाहेंगे कि कुछ दोस्त जो सीनियर भी रहें, वफादार रहें, जिनको अंदाज़ा है बातचीत का, ज़माने का, वो तजर्बेकार वो भी हों, लेकिन उनके साथ साथ नए ज़माने के लोग कारकुन भी आए, आगे आए, नौजवान आए जो इनके साथ भी चलेंगे और नई चीज़ों को भी समझेंगे और जिनके काम की रफ्तार नए ज़माने के साथ होगी। चांडियो साहब बसादत बिल्कुल आपकी सारी बातें भी मान ली जाएं तो जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है 83 ईयर ओल्ड वज़ीर आला के लिए कि उनको मौका दिया जाता, अगर पार्टी का उनको फैसला कन्वे हो जाता कि आप 2-4-10 दिन में अपनी स्वाबदीद पर किसी दिन ख़राबी सेहत की बुनियाद पर इस्तीफ़ा देते और पार्टी उन पर एतमाद करके उनकी खदमात को सराहत किए हुए इस्तीफ़ा कबूल कर, जिस तरह अनसेरेमोनियसली उनको निकाला गया है और अनाउंस किया गया है, उनको बेइज्जत किया गया है और जलील किया गया है, ये कोई काबिल कबूल बात नहीं। कोई आप असल चीज़ है जिस पर आप पर्दा डाल रहे हैं। मुझे अक्सर आपकी बातों से इख्तलाफ भी रहता है, बातें भी करता हूँ। आप जो अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं मेरे सीएम साहब के साथ, जो इस वक्त अब तक तो सिंध के वज़ीर आला हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे जिनको मैंडेट हासिल है, उनके लिए आपके अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं है। इस अंदाज से आप पूरी पीपल्स पार्टी सिंध की दिल आज़ारी कर रहे हैं, वो अल्फाज अच्छे नहीं हैं। ये आप जानते हैं सियासी पार्टी है, पार्लियामेंट सिस्टम है, तब्दीली कोई अचंभे की बात नहीं है। वो इंतहाई मोहतरम थे, इंतहाई मोहतरम रहेंगे और ये तब्दीली की बातें अचानक नहीं हुई हैं और रात के अंधेरे में नहीं है। आप पार्टी किसी से नहीं, लेकिन गुलाम हसन साहब कामिल शाह साहब को मैं जानता हूं। यार गुलाम हसन साहब तुसी यार सुनते नहीं हो, हाँ। सारे वक्त जरही करते रहते हो, सानू दसल का जी अरशाद फरमाए। ये गुलाम हसन साहब ये मौजू आप भी मौला मौला जाटना बड़ा करें। जी सर हुक्म। मैं नहीं, आपके सामने तो बन ही नहीं सकता, आपके होते हुए मैं कैसे मौला जट बन सकता और कोई हो नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आपके ठीक कह रहे हैं, मौला जट या गुलाम हसन साहब हो सकते हैं, आप मशावरत चल रही थी, मशावरत चल रही थी, बातचीत हो रही थी। जाहिर है आप पार्टी के अंदर नहीं है, मैं उस नहीं हूँ उस हल्के में जहाँ ये बातें मेरे सामने होती। बिना मशावरत के ये हो नहीं सकता। उनके साथ बातचीत थी, उनको पता था कि आने वाले दिनों में क्या क्या पार्टी फैसले करेगी हालात के मुताबिक, ये अचानक फैसला नहीं है। ये सुहेल अनवर सयाल वज़ीर आला जो सिंध रहे हैं, ये उनके साथ जो जुड़ी हुई वो तो हैं अभी भी नहीं, अभी तो आज तो ख़त्म हो जाएंगे ना एक दफ़ा। वो जो उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, उधर लाड़काना में रेड, रेंजर्स का रेड, एक मुलज़म को पकड़ के थाने में बिठाया, उसको छुड़वा लिया गया, वो मुलज़म दोबारा पेश हो गया। ये इसकी तो कोई आज दास्तान बता दें। अब थोड़े दिन आप मशीर नहीं रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज़्यादा बड़े होते देने चाहिए, लेकिन इसका जवाब आप दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तो चांडियो साहब, ये जो लाड़काना से मुतालिक दास्तान है, इसमें कितनी सदाकत है? मैं आपके सामने जो मेरे दिल की बात है, जो जिसको मैं हकीकत समझता हूँ, वो आपके सामने कर रहा हूँ।
अब इस पर एतबार करना न करना आपका भी है या जो सुनेंगे उनका भी। ये वाक़या शुरू गलतफहमी के साथ हुआ कि उनको गिरफ्तार करने नेब वाले गए, तो नेब वाले वो अब क्योंकि केस करप्शन का है तो नेब वाले गए होंगे, पर रेंजर उनके साथ थी। अभी अपनी जगह पर एक अहम सवाल है, गलतफहमी हुई। गाड़ियों की नंबर प्लेट सरकारी नहीं थी, सिविल ड्रेस में लोग थे, शहर में नहीं थे, शहर से बाहर देही इलाके में थे। वहाँ जब आप घेरा करेंगे, आदमी को पकड़ेंगे और पहचान भी ना हो, शनाख्त ना हो कि ये लोग कौन है, कि अगवा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग जमा हो जाते हैं। बदमज़गी हुई, थाने पे गए, पता चल गया कि सरकारी लोग हैं, लेकिन बात का पतंगर बन चुका था। अब आप हमसे पूछे, सारी मीडिया मुझसे पूछती है। मैंने कहा भाई मैं उस आदमी को जानता ही नहीं हूँ जिसका आप नाम ले रहे हैं, अभी भी मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, मैं जानता नहीं हूँ, उनकी कोई पार्टी की पोजीशन उनकी कोई नहीं। फिर वज़ीर दाखिला साहब ने भी वजाहत की कि वो इलेक्शन में मुझे मिले थे, और मैं किस हैसियत में उनके मुतल्लिक़ वजाहत करूँ। वो एक प्राइवेट आदमी है, वज़ीर दाखिला नहीं है, कोई CM साहब नहीं है, किसी मिनिस्टर साहब के लिए नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो आदमी पकड़ा गया है, अब मामला कोर्ट में चला गया है, अब जो उसकी फहरिस्त है जराइम की, जो बता रहे थे कि बहुत संगीन जराइम है, उनकी फहरिस्त आ जाएगी कोर्ट में, हकीकतें खुल जाएगी, तो भी चौधरी साहब को तफसील के साथ अपन बात कर सकेंगे। फिल वक्त में उसको जानता ही नहीं था, अब उसका नाम हमने सुना है मीडिया के ज़रिए। बात इतनी है, लेकिन अब बात बढ़ चुकी है। अब उसका फैसला अदालत करेगी या आने वाले दिनों में जो इदारे होंगे वो बैठ के कोई फैसला करेंगे। अच्छा चांडिया साहब, एक वजह ये कही जाती है कामिल अली शाह साहब के इनखला की कि उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया था रेंजर्स के लिए, ख़ास तौर पे ये लाड़काना के वाक़े के तनाज़र में, और जो उनको अख्तियारात देने का मामला था अंदरून सिंध, इसमें कहाँ तक हकीकत है इस बात पे? शाह साहब पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में हैं जो 1 इंच भी क़यादत के फ़ैसले के बगैर नहीं हिलेंगे। वो उनको पसंद होगा ना होगा, वो क़यादत के फ़ैसले को मानेंगे। अब ये कहें कि ये फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करते रहे हैं और क़यादत उन पर खुश न थी, मैं इसको नहीं मानूँगा। और जो फैसले पॉलिसियाँ थी वो क़यादत की थी और ये अमल दरामद उस पर कर रहे थे, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। अब अगर वो रुखसत हो गए, फिर भी जो आएंगे उनके लिए भी पॉलिसी वही होगी। इन्होंने अपने लिए अगर इज़्ज़त कमाई है इदारों के बीच में, तो अपनी दयानत से, अपनी मेहनत से और लगन से जो काम करते रहे इस उम्र के बावजूद, उसकी वजह से वो बड़े एहतराम से याद किए जाएंगे। बस इतनी ही बात है। अच्छा चांडिया साहब, ये बताइए कि 3 साल हो गए हैं वहाँ ऑपरेशन के, लेकिन लगता है कि रेंजर्स की बैसाखियों के बगैर ना अर्बन सिंध चल सकता है ना रूरल सिंध चल सकता है। अब आज आपने उनको 1 साल का और 3 साल का 3 महीने का मैंडेट दे दिया आपने उनको, यानी 2 मैंडेट चाहिए थे, एक कराची के लिए और एक बाकी सिंध के लिए। तो आखिर इतनी हर दफ़ा आप तोहन करन करके फिर उनकी डॉटेड लाइन पर साइन भी कर सकते हैं, इसका मतलब तो वाज़ेह है कि सिंध जो है वो रेंजर्स की बैसाखियों के बगैर जैसे चल ही नहीं सकता। देखिए सही, बड़े अरसे से ये ज़माना ज़ियाउल-हक़ के ज़माने से आप शुरू करेंगे तो हर दौर में सिंध को एक मखसूस डगर पे ले जाने की कोशिश की गई है। अपने अपने अंदाज में उनके हालात ख़राब होते रहे हैं, ठीक करने की भी किसी ने कोशिश की तो उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। अब मैं बड़ी उलझने हैं, बड़ी बातें हैं, मैं भी करना नहीं चाहता, लेकिन जब भी इनके जाने की बातें आती हैं, मुल्क दुश्मन समाज दुश्मन फिर शुरू हो जाते हैं, तो हम सब समझते हैं कि इनका होना ज़रूरी है। तो कबाहत नहीं है, आइन के तहत, कानून के तहत ये सिविलियन फोर्सेस की हिमायत करते हैं, उनकी क़यादत में चलते हैं, तो गैर आइनी बात नहीं है। एक अख्तियार है उनके रहने का सिंध में क़याम का, वो अलग है। दूसरे स्पेशल पावर हैं जो कराची टारगेट ऑपरेशन के लिए हैं, वो भी दिए गए हैं। वो तो वक्त की तकाजा थी, पूरे मुल्क के तमाम फ़ौजी गैर फ़ौजी इदारों ने मिलकर और पूरी क़यादत ने मिलकर उनको मैंडेट दिया, वो कराची ऑपरेशन के लिए था। जनरली अमन अमान के हवाले से रेंजर सिंध में रह रही है, वो आज की नहीं है, 19-20 साल हो गए वो यहाँ रह रहे हैं। हालात ठीक हो जाएंगे, जब इनके जाने की बात होती है मुल्क दुश्मन फिर शुरू हो जाते हैं। हमें आवाम की सलामती और ज़िंदगी अजीज़ है, हम फिर फैसला करते हैं और समझते हैं
इसमें कोई कबाहत नहीं है। अपने कौमी इदारे को अगर अपनी मदद के लिए रखे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। मौलाना बख्श चांडियो साहब, माफ़ करना, ये जो आपकी हुकूमत है सिंध में, और आपके कभी डॉक्टर आसम हुसैन, कभी अब्दुल कादिर पटेल, कभी कोई तीसरा, कभी असद खल, जो आप कहते हैं वो तो उसका ताल्लुक नहीं है। आपकी किस किस्म की हुकूमत है? आपके बंदों की पकड़ पकड़ को उनको जेलों में ठूंसा जा रहा है और मुकदमे भुगत रहे हैं, समझ से बाहर हो क्या रहा है? मेरा ख्याल है ये सवाल आप हमारे से पूछने से बेहतर है उन इदारों से भी पूछे और ख़ुद भी तज्जिया करें। किसी और सूबे में इतना अमन अमान है, इतने, और पंजाब, लाभ में पंजाब का लेता हूँ सबसे ज़्यादा, जो 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 बढ़ के मारता है। अब आप देखें 6 महीने में 600 बच्चे अगवा हुए हैं, 1 महीने में 100 बच्चा अगवा होना, ये कोई कम जुर्म है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये जो दाग है पंजाब को, सुन ले, जो पंजाब की हुकूमत पर ये जो दाग है इसकी कोई हैसियत नहीं है। थरपारकर में जो बच्चों का मामला हुआ, मासूम बच्चे, 1 दिन के बच्चे, 1 महीने के बच्चे जिन हालात में पैदा होते हैं उनका आपने अफसाना बना लिया। और ये अच्छे 8 साल के 9 साल के बच्चे 6 महीने में 600 अगवा हो गए, कोई बोलने वाला नहीं दे रहे। मैं कल से देख रहा हूँ मीडिया पे कोई तस्करा क्यों नहीं हो रहा है? तस्करा मौलाना बख्श चांडियो साहब, आप 100% ठीक कह रहे हैं। ये लोगों के बच्चों को जो अगवा किया जा रहा है, ये सोई हुई है पंजाब हुकूमत या पुलिस या राणा सलावला बढ़ के मारते रहते हैं। ये मुकद्दस सूबा है। लेकिन चांडियो साहब, ये मुकद्दस सूबा है, मुकद्दस लोगों की हुकूमत है। मुकद्दस सारे हैं, उनको भी आप क्या होगा? लेट अस बी अ लिटिल बिट ऑनेस्ट, क्या कि सारी कबाहतों के बावजूद पंजाब की सूरत हाल जो है वो सिंध की तरह नहीं है। इतना लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं है यहाँ। कोई उस तरह की बत्ता माफिया, कब्ज़ा ग्रुप तो शायद होंगे, लेकिन क्या कहते हैं उसको जी, निज़ामी साहब मैं माफ़ी मांगता हूँ, निज़ामी साहब मैं माफ़ी मांगता हूँ। डिफेंस से बच्चे अगवा होना ये मामूली कार्रवाई, बहुत बड़ा जुर्म है और कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात, आयद रिपोर्ट कम हो रहे हैं, लेकिन जो अमन अमान लाहौर का खराब है वो आपको पता नहीं लाहौर की क्या कार्रवाइयाँ हैं। अभी थोड़ी देर पहले फायरिंग हो रही है, आपको इल्म नहीं है इसका? जो बल्दिया, जो अकलियतों के साथ जुल्म हुआ है लाहौर में होता रहा है, वो आपको पता नहीं है। अब ये और बात है, वो बड़े ताकत और मुकद्दस लोग हैं, उनके केस रिपोर्ट नहीं होते हैं। लेकिन चांडियो साहब क्या वजह अच्छे नहीं है? आप जो कह रहे हैं वहां भी भेजे रेंजर, वो किसने कहा मुकद्दस है? रेंजर भेजे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ये दोहरा मयार जो है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इसी किस्म की बातें की हैं आज सुबह, कि सिंध के लिए और पंजाब के लिए आप कह रहे हैं कि दोहरा मयार है। ये किसका दोहरा मयार है? ये इस्टेब्लिशमेंट का है या सियासतदानों का है, या ये मीडिया जो है ये अपने फ़राइज़ की अदायगी में पंजाब के हवाले से नाकाम रहता है? मैं निज़ामी साहब, आप जब एलानिया बात पूछते हैं या जब मुझसे बात की जाती है तो मैं ईमानदारी से बात रखता हूँ। वो गलत भी हो सकती है, उसका नतीजा गलत भी हो, मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन मैं जब आपके सवाल की तरफ लौट कर देखता हूँ तो किस किस को गिनवाऊँ? माजी की सुप्रीम कोर्ट का रवैया पंजाब के लिए अलग नहीं था, हमारे अलग नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हमारे लिए अलग नहीं है, पंजाब के लिए अलग नहीं है। आप देखें, नेब का रवैया हमारे लिए अलग नहीं है, आपके सिंध के पंजाब के लिए अलग नहीं है। थोड़े अरसे के लिए आप FIA को देख लें, हमारे से अलग नहीं, हमारे से रवैया अलग नहीं है उनका। आप देख तो लें किस किस का मैं आपको गिनवाऊँ। मीडिया मजमूई तो ना भी कहूँ, लेकिन कुछ लोग हैं उनका रवैया आप देखें, हमारा तज्जिया कैसे करते हैं, हमारा हिसाब किताब कैसे करते हैं, उनके लिए कैसे पर्दे की बातें करते हैं। अच्छा मौलाना बख्श चांडियो साहब, आप जरा मुझे आज 1 2 3 4 करके बता दें कि पंजाब में या वफाक में कौन कौन से ऐसे जराइम हुए हैं, करप्शन हुई है, क्राइम हुआ है, टेररिज्म की पुष्पनाई हुई है, जिस पर अदारों ने या हुकूमतों ने एक्शन नहीं लिया और सिंध में एक्शन लिया गया है। इसका जवाब आप लोगों को दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक जी। चांडियो साहब, आप लिस्ट कोई बना सकते हैं? अब आपने अचानक सवाल पूछा है, मुझे बताते कि ये आपकी सारे तहफ़्फ़ुज़ात ले आओ तो मैं बताता। हमारे वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह गुज़िश्ता पूरा दौर चिल्लाते रहे कि जो हमारे हिस्से के फंड्स हैं वो हमें जारी किए जाएं। कभी हमारी नहीं सुनी गई। ऑपरेशन के सिलसिले में जो वायदा किया गया कि वो इमदाद करेंगे वो कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। जो हमें बुनियादी चीज़ें ऑपरेशन में मदद के लिए ज़रूरी थी वो उनकी सप्लाई नहीं हो सकी। गुज़िश्ता बजट, इस बजट में कौन सा सिंध के लिए बड़ा मंसूबा रखा गया है जिसपे हम सिंध के लोग कहें कि नून लीग ने हमें तोहफा दिया है? एक भी नहीं। अमन अमान के लिए हवाले से सवाए तनकीदें करने के, तंज करने के, उन्होंने क्या हमारी मदद की है? आप बताएं। अगर FIA जो कार्रवाइयाँ कर रही थी जिस अंदाज से की, मैं आपसे कह रहा हूँ चौधरी साहब, आपसे भी कह रहा हूँ, एक पल के लिए नेब ने अपना चेहरा पंजाब की तरफ किया तो बल्लभ से नफीस वजीर आज़म साहब बोल उठे कि जनाब आप शरीफों के पगड़ियाँ उछाल रहे हो। ये शरीफ कौन से हैं? आप तो सीधा तो सर जी, शरीफ सिर्फ वही हैं जो उनके दोस्त हैं। सिंध में शरीफ नहीं थे। जिनको नेब तंग कर रही थी, जिनको नेब पकड़ रही थी, वो शरीफ नहीं थे। सिंध में वो लोग शरीफों में शुमार नहीं होते। आपके दोस्त शरीफ हैं, सिर्फ पूरे पाक सिर्फ आपके दोस्त। आपको याद है फिर नेब को क्या किया गया? कहा ठीक हो जाओ नहीं तो कानून साजी की जाएगी। वजीर हमारे इत्तलात ने कहा आपके नाखून काटे जाएंगे। दूसरे वजीरों ने कहा आप दायरे में रहें। फिर क्या हुआ? पूरी साख खत्म हो गई नेब की और उन्होंने वही किया जो हुकूमत ने कहा। अब आपने देख लिए, अभी नेब ने अभी जो रिहा किया है, केस ख़त्म किया है डार साहब का, क्या मीडिया कह रही है, क्या पाकिस्तान कह रहा है? आप सुन रहे हैं उनको? वो अगर ईमानदार हैं तो फिर क्या करें? तो ये धमकियाँ। जी चांडियो साहब, मैं ठीक है जी, ये बताएं। सही मैं आपको बता रहा हूँ बातें। फिर देखिए हम सिंध में गिरफ्तारी की, लोगों को पकड़ा, हमने कुछ उसमें गुस्सा नहीं खाया, हमने कोई उसमें ऑपरेशन की राह में रुकावट नहीं डाली। लेकिन आप पूरे दफ्तरों के रिकॉर्ड ले गए, पूरे अफसरों को पकड़ रहे थे, रियासत का काम ठप होकर रह गया। हमारी किसी ने कोई नहीं सुनी। जी हाँ, ये हम कोई चिल्लाते रहे, किसी ने, ये चांडियो साहब, हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। चांडियो साहब ये बताइए, ये जो चौधरी निसार अली खान है ये तो ख़ास तौर पर सिंध पे बड़े मेहरबान हैं, जो आपके वज़ीर दाखिला हैं हमारे। मैं अभी क्योंकि बहुत बातें होती हैं उनके मतलब, मैं उनसे एक कहता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक शिकायत करता हूँ चौधरी निसार अली खान साहब से, जितने आप अच्छे हैं आप अपना चेहरा वफाकी वजीर का दिखाएं। आपकी गुफ्तगू में से वफाकियत का इजहार होना चाहिए, आपके फैसलों में से वफाकियत की बात खुशबू आनी चाहिए, नून लीग की नहीं। आप नून लीग के तर्जुमान ना लगे, आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला लगे। मैं आपका शख्सी तौर पर बहुत एहतराम करता हूँ, बस आपका जो सियासी मौक़िफ़ होता है, जो जब आप सिंध हुकूमत के लिए बोलते हैं उसमें मैं एतराज़ करता हूँ, वरना मैं तो आपका बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। चांडियो साहब ये बताइए और कि इनकी अयान अली से क्या दुश्मनी है निसार अली खान की? उन पर बड़े मेहरबान रहते हैं। मैं ये ज़ाती मामला है, इसे बोल नहीं सकता कि उनका क्या वजह है, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ निज़ामी साहब कि बार बार आइन तोड़ने वाले से भी अयान अली ज़्यादा ख़तरनाक है, ये तो मैं समझता हूँ। अच्छा, वो कैसे जी? कि उसको ECL पर डाला हुआ कि एक बहाने से या किसी उसको जो बार बार आइन तोड़े, जो इदारों की मजाकें उड़ाए, जो जजों को गिरफ्तार करे, पूरी अदलिया को जेल में डाल दे, उसका जुर्म कम है। इस खातून का बहुत बड़ा जुर्म है। एक और तरह से मैं पूछना चाह रहा था, ये बताइए कि ये जो कुछ आपने बातें कही हैं, ये दोहरा मायार वगैरह वगैरह, इस हवाले से आप इस तनाज़र में डॉक्टर आसिम की जो मुसलसल गिरफ्तारी है, 1 साल होने को है तकरीबन, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब वो मामला अदालत में है, हम अदालत के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो तहकीकात हुई, जितने इल्ज़ामात लगे और उसके बाद जो चार्जेस लगी, जो केस चलाए, उसको देख के तो राणा जो है सनाउल्लाह खान,
अल्लाह उसको सलामत रखे, उसने कमाल कर दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें वफाकी हुकूमत ने शर्मिंदा कर दिया है। क्या निकला? उसने वफाकी हुकूमत नहीं की, उसने इदारे का नाम लिया है। मैं नहीं समझता नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा ये आपने डॉक्टर आसिम को पकड़ा है, निकला क्या है? हम तो शर्मिंदा हो रहे हैं, मेहरबानी करके उसको रिहा करें। ये टीवी पे कहा है, मैं तो नहीं कह सकता, आपको पता है मैं कमज़ोर आदमी हूँ। अच्छा, आप लोग जो हैं, एक तो यह है कि सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में जो आपकी सिंध गवर्नमेंट बनेगी, वो क्या मेजर डिपार्चर करेगी कायम अली शाह हुकूमत से? क्या बड़े कारनामे आप तो करते हैं पार्टी के तौर पर, प्रोविंस के तौर पर और मुल्क के तौर पर? गुलाम हुसैन साहब, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मुराद अली शाह जो हैं वो पढ़े लिखे, 2 MSc उन्होंने किए हुए हैं, एक इंजीनियरिंग में किया हुआ है, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में और इकोनॉमिक्स में। तो एक पढ़े लिखे वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, निस्बतन नौजवान भी हैं यानी शाह साहब के मुकाबले में। तो को फ़र्क तो आना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर मैं पूछूं चांडियो साहब, क्या मुराद अली शाह साहब का ये बिलावल भुट्टो के साथ तालमेल को बेहतर नहीं रहेगा कायम अली शाह के मुकाबले में, क्योंकि ज़रा जनरेशनल गैप कम है? पहले भी आपने कहा है। मेरे ख्याल में आपकी ये राय भी ठीक है, लेकिन साईं मुराद अली शाह बड़े अरसे से पार्टी में काम कर रहे हैं बहैसियत वज़ीर ख़जाना। आसिफ साहब के साथ भी वो काम करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। बिलावल साहब अभी आगाज़ किया है, उनके साथ भी है। आए दिन में देखता हूँ उनको मीटिंग में समझदारी की बात करते हैं, आला तालीम याफ्ता है, बहादुर इंसान के बेटे हैं, ख़ुद भी बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं। बड़ी बात आपकी, नौजवान हैं तो उनकी वर्किंग में तब्दीली तो होगी, साईं कायम अली शाह से मुख्तलिफ होगी। अमन अमान इनके लिए बड़ा मसला होगा, इनके एजेंडा का अहम नुक्ता होगा मेरे ख्याल में। सिंध में अमन अमान की बहाली हमारी हुकूमत और हमारी पार्टी के लिए बहुत अहम है। तलीम का मामला है, सेहत का मामला है, बुनियादी ज़रूरतें लोगों के पहुँचने की बातें हैं, पानी के मसाइल हैं, बहुत सारी बातें जो साईं मुराद शाह को हल करने होंगे। हमारी दुआ है, बिलावल साहब की क़यादत है, वो भी नौजवान है, शाह साहब भी नौजवान है, आला तालीम याफ्ता है। अच्छा। और ऊपर से आसिफ साहब का तजुर्बा और रहनुमाई है, मैं समझता हूँ नताइज अच्छे होंगे। एक बड़ा साई गया, छोटा साई आ गया, ये बताइए। नहीं, शाह आ गया, साई हम चले कहते हैं ना वहाँ उनको। ये बताइए मुझे कि एक अहम तअस्सुर है ये कि जी सिंध का जो वज़ीर आला है वो बेचारा तो बिल्कुल बेअख्तियार होता है। सारे जो कलाबे हैं वो जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब हिलाते हैं, तो और उनको कोई या उनका कोई खुसूसी नुमाइंदा या अजीज़ हिलाता है उनको, तो कोई फ़र्क आएगा? मैं बात करूं पख्तूनख्वा की हुकूमत की। जब आप बात करते हैं, जब आप पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात करते हैं तो किस किस का नाम लेते हैं? किस किस का नाम लेते हैं? जब पंजाब हुकूमत की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह पर है, भतीजों के साहबजादे का नाम नहीं आता? आप बताएं। जब वजीर आज़म की बात आती है उनकी साहबजादी का नाम नहीं आता कि वो हुकूमत चला रही हैं। कैसे कैसे पैगाम आते हैं मीडिया पे, आपको पता नहीं है? ये सिस्टम है हमारे इधर बरसगीर में, लेकिन पाकिस्तान में भी सिस्टम है, असरात है। शहबाज शरीफ खुद तो बाख्तियार है ना। तो किसने आपको कहा कि सिंध का वज़ीर आला बाख्तियार नहीं? यही मैं पूछने लगा हूँ आपसे ना, ये पूछ रहा हूँ कि ये मुराद अली शाह को ज्यादा वल्नरेबिलिटी होगा? मुकम्मल बाख्तियार शाह साहब भी थे, जो फैसले उनको करने थे वो खुद करते थे। और मुराद अली शाह साहब जाहिर है उनकी उम्र है, उनका लहजा नरम आपको धीमा लगता है। मुराद अली शाह साहब नौजवान हैं, उनकी आवाज़ में ज़रा क्या कहेंगे बुलंदी होगी, आवाज़ बड़ा गरजदार होगा, जवानी की आवाज़ होगी तो आपको मुख्तलिफ लगेगी। लेकिन दोनों पार्टी की पॉलिसियों के मातहत रहेंगे, वो थे, ये रहेंगे। और लेकिन जवानी का जज्बा, जवानी की हिम्मत, जवानी के काम करने की ताकत अपनी जगह पर है। तो मुख्तलिफ तो ज़रूर नज़र आएंगे, पर मैं समझता हूँ ये तब्दीली अल्लाह ताला पार्टी के हक़ में, सिंध के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में साबित करेंगे। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, एक तो आपने सिंध की 30-40 आबादी की जो नुमाइंदगी करती है MKM, उनके जो मासूमाना किरदार है, उनके बेगुनाह लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, उनको जेलों में कर रहे हैं आप? नहीं। और मैं एक बयान पूछ रहा हूँ और उसके बाद
आप डटाई से उन अगले वज़ीर आला को ये मैसेज दें कि वो उनसे भी बातचीत करें और उनके जायज़ शिकायतें दूर की जाए। और नंबर 2, अगर आपकी हुकूमत जो है आज़ाद कश्मीर 5 साल के बाद 5 सीटें नहीं लेती तो आपकी ये कारकर्दगी वहाँ सिंध में भी यही हालात ना पैदा करें। इन चीज़ों का जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। चांडिया साहब कोई है पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल फेस? आप आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपने पहले तो बात की, अब दोनों बातें आपने पूछी है, एक तो एमक्यूएम की पूछी है। जी जी। तो एमक्यूएम को मैं आपके प्रोग्राम में 12 कह चुका हूँ कि वो हमारे फितरी इत्तेहादी हैं, वो सिंध के लोग हैं, सिंध के बासी हैं, सिंध के रहने वाले हैं, सिंध के मुस्तकिल रहने वाले हैं। वो ज़बान का फ़र्क नहीं है, जो भी सिंध में मुस्तकिल रहता है वो सिंधी है, वो सिंध के लोग हैं। वो अलग सियासत करते हैं, उनकी अपनी एक अलग मंजिल है, एक हिकमत अमली है, हमें उनसे इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इस बार जो वो इख्तलाफात कर रहे हैं तो वो अल्फाज तो हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके शिकायत को आप ज़रा गौर से देखें तो उनकी शिकायत किस तरफ है, वो शिकायत किससे कर रहे हैं, वो अजाला किन से मांग रहे हैं, वो उसका तज्जिया करें। बताने की कोई ज़रूरत हमारी कोई नहीं है, हमारी कोई नहीं। हमें अगर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो हम दुरुस्त प्लेटफॉर्म पे बात कर लेते हैं, हम उसके लिए कोई उधम नहीं बचाते, कोई इनके राह के रुकावट नहीं बनते। सीधी बात तो यही है हमारी। अब आप दूसरी बात पूछ रहे थे, पता नहीं एमक्यूएम वालों का इशारा मेरे ख्याल में आप जी वो होता है जो उनको रुकावटें डालते हैं, जो गिरफ्तार करते हैं, जो 90 पे छापे मारते हैं, जिन्होंने अल्ताफ के तस्वीरें बंदिश की हैं, वफाकी हुकूमत उसकी तरफ जाता है। सूबाई हुकूमत का टीवी पे हम क्यों बंद करेंगे, वो तो वफाकी हुकूमत ने बंद किया हुआ है, हमने तो नहीं बंद किया। नहीं, ये तो सही है। और देखा जाए तो वो तो ये कहते हैं हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, बल्कि क्या कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जी, आइन की और कानून और दीवार से लगाया जा रहा है। तो लेकिन ये भी तो बात है मेरे ख्याल में पहले उन्होंने पूरी कराची को और उनका नामजद मेयर जो है वो धक्केकार है जेलों में। कौन नामजद मेयर? जी हाँ, अब वो तो एक नई दास्तान है जिसमें वसीम अख्तर जी वो नहीं, देखो वसीम अख्तर साहब के लिए मुझे इज़्ज़त है, वसीम अख्तर साहब को कोई हमारे केसों में तो नहीं पकड़ा गया, वो एक JIT रिपोर्ट आई है, उसके बाद कोर्ट ने उनको भेजा है, सिंध हुकूमत ने उनको गिरफ्तार नहीं करके भेजा, उनको उनकी बेल कैंसिल की है कोर्ट ने उनको रिमांड पे भेजा है। उसमें मेरे ख्याल में खामखा सिंध हुकूमत को कहा जाए तो कह सकते हैं आप, वरना वो अदालत के हुक्म पर गए। चांडिया साहब, एक मेरा आपसे सवाल है बुनियादी कि आज़ाद कश्मीर का, वही उसी हवाले से पूछते लगा कि आज़ाद कश्मीर में जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा 5 साल हुकूमत की और 5 सीटें भी नहीं मिली आपको, फेडरल गवर्नमेंट में इस दफ़ा आपकी हुकूमत जाती रही, पंजाब में वजूद ख़त्म हो गया, सिंध में भी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। ये पीपल्स पार्टी बतौर एक जमात के गवर्नेंस के मामलात में इतनी नखेद या कमज़ोर क्यों है? नून लीग साल हुकूमत में रही है और बेताज बादशाह बन के हुकूमत कर रही है, तो नून लीग सिंध में क्यों नहीं है, नून लीग पख्तूनख्वा में क्यों नहीं है, नून लीग बलूचिस्तान में क्यों नहीं है, बलूचिस्तान में उधारे रहनुमा लेकर वो पार्टी चला रही है और हुकूमत बनाती है, वहाँ क्यों नहीं है? आपने कहा है कि ये इलाकाई जमायत है, उसके लिए कभी नहीं कहते पीपल्स पार्टी को किन सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। आपने कभी नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा नून लीग को क्यों नहीं इलाकाई जमायत कहते, जिनका वजूद सिंध में नहीं है, जिनका बलूचिस्तान में वजूद नहीं, जिनका पख्तूनख्वा में वजूद नहीं है, पंजाब में भी एक मखसूस इलाके में धक्कड़ करके धोस धांधली करके जीते। इसीलिए यही सूरत हाल उन्होंने, क्योंकि पंजाब कश्मीर से मिलता है, यही सूरत हाल उन्होंने वहां की हुई है। अभी आप देखिए इलेक्शन कमीशन में परवेज रशीद साहब का एक बयान है, वो सुन लें, उसके बाद सारे नताइज आपके सामने आ जाएंगे। तमाम वफाकी वज़रा वहाँ बैठे थे, बड़े इनामात और इकरामात कर रहे थे। आप देखिए
कैसे शिकायत की, कैसे धमकी दी है परवेज रशीद ने इलेक्शन कमीशन को, आप देखें जाकर। चांडियो साहब, ये वही सूरत हाल ने वहां, ये इलेक्शन कमीशन पे मामले में पूछना मैं चाहूंगा। आपसे पूछता हूं एक बात निजामी साहब, एक बात, एक जिले में जहां लाखों आदमियों का जलसा हुआ है, वहां वो लोग इतने और जीतेंगे नहीं, लोग सीट नहीं निकालेंगे, समझ से बाहर है जनाब। हमारे वोट और पीटीआई के वोट मिला के देखें, फिर भी 4 सीटें, और उनके कुल वो मुकम्मल वोट देखें, फिर उनकी सीटें देखें। धांधली तो है ना किसी तरीके से, जो आपको भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम कहते हैं ठीक है, ये धांधली के सारे कब तक चले हैं? अच्छा, ये जब अपना कभी टाइम मुकम्मल कर ही नहीं सके, इस बार भी नहीं कर सकेंगे। ये चलें, इस पे तो हम बात करते रहेंगे, धांधली या कौन जीता कौन हारा। ये आज जो नाम आया इलेक्शन कमीशन के, अब ये आप कम से कम इमरान खान साहब ने 7 अगस्त की तारीख का एक तरफा ऐलान कर दिया। सैयद खुर्शीद शाह ने पीटीआई को एतमाद नहीं लिया नामों के बारे में, बल्कि जो पंजाब का नाम है वो उन्होंने दिया था तारिक खोसा का, इन्होंने उनको कर दिया किसी और को कर दिया बिल्कुल। उनका नाम क्या है, गुलाम हुसैन साहब, जो नाम जिसपे आफ्ताब इब्राहिम पे। तो ये आप कम से कम ऑपोजिशन तो इकट्ठे लेकर चले साथ। नहीं, इन्होंने मुकमका कर लिया कि इस निजाम साहब, इस पूरी सूरत हाल से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लिहाजा चौधरी साहब को आज़ादी मिल गई, मैं उनको जवाब दे नहीं पा रहा हूँ, मुझे इल्म नहीं है। इसका सही जवाब खुर्शीद शाह साहब दे सकेंगे। हाँ, खुर्शीद शाह साहब ने दूसरी एक और आज एक बात कही है कि उन्हें कायम अली शाह साहब की तब्दीली का इल्म मीडिया के ज़रिए हुआ है। ये कहाँ तक सही बात है, इसका तो आपको इल्म होगा। अब ये भी शाह साहब बता सकते हैं, वो सीनियर रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में। मेरा बोलना मुनासिब नहीं है शाह साहब के बयान पर। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो समझता है कि कायद का फ़ैसला हमारा फ़ैसला है, पर मुझे इल्म नहीं है कि उनको उनसे बात की गई या नहीं की गई है। अच्छा, ये आखिर में बता दें कि आप ये जो काबीना है, इसमें कोई ऐसी कोई अहम तब्दीलियाँ मतवक्को हैं जो नई काबीना आ रही है, या ये नई बोतल में पुरानी शराब ही होगी? यार निज़ामी साहब, आप ऐसी मिसालें देते हैं इस मजहबी मुल्क में, आपको अच्छा लगता है। ऐसी बातें मुझसे तो ना कहलवाएं, ये ऐसी चीज़ों का नाम मैं नहीं ले सकता। मेरा ख्याल है कुछ तब्दीलियाँ होंगी, कुछ लोग तब्दील होंगे, लेकिन मजबूरी तौर पे ज़्यादातर वही होंगे। तब्दीली हुई भी तो इक्के दुक्के दोस्त की या मेहरबान की होगी। मेरी सिर्फ ये है कि जो भी आए, अल्लाह करे वो पीपल्स पार्टी सिंध और पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात किया। लेकिन शाह साहब, आपने गवर्नेंस वाले सवाल का जवाब नहीं दिया कि गवर्नेंस आपकी क्यों कमज़ोर है। अभी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ बातें हकीकत पर मुबनी हैं तनकीद की, लेकिन उसका पस मंज़र देखना चाहिए, उस पस मंज़र में क्या मामलात हैं, कौन सी रुकावटें हैं, ये ठीक है। लेकिन कई बातें रह गई होगी, लेकिन अभी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ नए फैसले से, नई हुकूमत से, नई चीफ मिनिस्टर से, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, अल्लाह करेगा। तो 2018 में क्या देखते हैं आप सिंध में इलेक्शन में? जी, नए इलेक्शन जो होंगे, इंशाअल्लाह ताला, या उससे पहले? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फतेहयाब होगी सिंध में, और बाकी जो इलाके आप सुन रहे हैं जहां आपने भी कहा ख़त्म हो गई है, आप देखेंगे पंजाब में भी नए वलवले के साथ पीपल्स पार्टी नमूदार होगी इंशाअल्लाह। चांडियो साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आपकी मेहरबानी। ये जो कह रहे हैं गुलाम हुसैन साहब के नए वलवले और नई क़यादत के साथ, क्योंकि अब ये है। आगाज़ हो, बिलावल ने तो अच्छी एक्टिविटी। नाजरीन, आपने चांडियो साहब की बातें सुनी, और ये बातें ज़्यादातर सिंध में वजारत औलिया की तब्दीली के हवाले से थी। ये तब्दीली बहुत देर से मतवक्को थी और होनी चाहिए थी, क्योंकि अब कायम अली शाह उम्र के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं जहाँ तब्दीली इंतहाई ज़रूरी थी। पीपल्स पार्टी ने अपनी तंजीमें तो हर जगह तोड़ दी हुई हैं,
और अब बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब के ऊपर ये बहुत भारी जिम्मेदारी आई है कि वो किस तरह इलेक्शन मोड में, यानी कि अब इस हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा इस दौर का, जमहूरी दौर का 1.5 साल ही रहता है, जिसके बाद इलेक्शन ज़रूरी हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और चंडियो साहब के मुंह में घी शक्कर के पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान में भी विंडिकेट होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।